क्योंकि एनडीए की आई है सुनामी, जिसमें महागठबंधन बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आधुनिक और विकसित बिहार के नए शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज जनादेश में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी की। प्रचंड और विशाल जनादेश की चुनाव नतीजों ने सारे रुझानों के समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। महागठबंधन में तेजस्वी के प्रण को जनता ने सिरे से नकार दिया है। अभी तक जो रुझान मिले हैं उसके अनुसार महागठबंधन में आरजेडी मात्र 25 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा का बिहार चुनाव में अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। भाजपा ने पहली बार बिहार चुनाव में 91 सीटों पर आगे चलकर बढ़त बनाई है। वहीं जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। जेडीयू ने 83 सीटें तो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 20 सीटें इन पर बढ़त बनी हुई है। और एनडीए गठबंधन में हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी जबरदस्त स्ट्राइक रेट के 5 और 4 सीटों पर अपना परचम लहराया है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन के जंगल राज और कट्टे की सरकार को बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। बिहार चुनाव के जनादेश में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सबसे खराब परिणाम रहे हैं। बिहार चुनाव में बड़े बड़े दावा करने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की भी टाएं फुस हो गई है और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं एआईएमआईएम ने भी 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो एनडीए की सुनामी आई है और एक तरह से ऐतिहासिक नतीजे ये अब तक के बिहार के कहे जा सकते हैं। बीजेपी 91 पर आगे है। अगर हम ये नतीजे देखते हैं, रुझान देखते हैं, जेडीयू 84 पर, और अगर हम बात करते हैं एलजेपी की तो 19 पर, और अगर आगे बढ़ने की रुझानों की हम बात करते हैं तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो जो है अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। आरजेडी 25 सीटों पर आगे है। और हम बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और सामाजिक न्याय की जीत करार दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत इसे कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। साथ ही अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बिहार भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को ये जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार जारी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भव्य जीत पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की अभूतपूर्व विजय ने बिहार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया है। ये विकास की राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत है। एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अनुभवी नेतृत्व और उनकी प्रशासनिक दक्षता का भी पूरा योगदान है।
इस जीत पर मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने परिश्रम और समर्पण से इस बड़ी जीत को हासिल किया। और अगर हम रुझानों की नतीजे की बात करते हैं तो ऐतिहासिक प्रदर्शन कहा जा सकता है बीजेपी का। बीजेपी 91, जेडीयू 84, लोक जनशक्ति पार्टी 19 और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 5 पर जो है बढ़त लेती हुई दिखाई देती है। केवल आरजेडी के 25 और कई पार्टियों का तो जेएसपी का तो खाता भी नहीं खुला है और अदर्स जो हैं वो 19 में आते हैं। और इसके साथ ही अगर क्षेत्रवाद नतीजों की बात करते हैं तो इसमें भी जो एनडीए है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा दिखाई देता है। कोसी की बात करते हैं तो उसमें जेडीयू 8 पर, जेडीयू का प्रदर्शन उसमें काफी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम मगध की बात करते हैं तो मगध में बीजेपी 15 पर है, जेडीयू 17 पर है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। लोक जनशक्ति पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 5 पर उसमें आगे है। अगर हम मिथिला की बात करते हैं तो मिथिला में भी एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा दिखाई देता है। बीजेपी 12, जेडीयू की भी काफी अच्छी सीटें इसमें हासिल की गई है। सीमांचल की बात करें जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा था, इसमें भी जो एनडीए के आंकड़े हैं वो अपने आप में इतिहास रचते हुए दिखाई देते हैं। तिरहुत की बात करते हैं तो तिरहुत में बीजेपी ने 26 सीटें हासिल की हैं, जेडीयू की 13 हैं, एलजेपी की 5 हैं। और इसके साथ ही अगर हम अंग की बात करते हैं तो अंग में भी बीजेपी अपना गढ़ बचाए रखने में जो है कामयाब रही है। बीजेपी की 11 हैं, जेडीयू की 12 हैं और एलजेपी की भी 3 सीटें यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, आरजेडी भी 5 पर इसमें सिमट गई है। तो ये नतीजे अपने आप में काफी कुछ कहते हैं, ये दिखाते हैं कि किस तरह से सुशासन बनाम जंगलराज की जो जंग थी उसमें सुशासन जीता है और एनडीए के वादों पर जनता ने विश्वास किया है। जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर आई, जिस तरह से ऐतिहासिक मतदान हुआ। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 10% ज्यादा मतदान जो है वो इसमें दिखाई दिया। जिस तरह से लोग अपने घरों से प्रचंड मात्रा में निकल कर आए और जिस तरह से उन्होंने मतदान में, लोकतंत्र में अपनी आस्था जताई, उसमें जो है एनडीए को 202 सीटों पर आना अपने आप में दिखाता है कि महागठबंधन किस तरह से 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया है और जनता ने अपना विश्वास जो है किसको दिया है, किस पर विश्वास किया है, ये दिखाता है। हमारे साथ जो हैं हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मधुरेश जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से वहां पर जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है और क्या वजह है इसकी? हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं। विजय कौशिक जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम विजय कौशिक जी आपसे समझना चाहेंगे, एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है लेकिन जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, महागठबंधन भी 35 में सिमट गया है लेकिन कांग्रेस का जो हाल है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कुछ इसकी वजह आप बताएंगे? देखिए, अभी तक हम इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मानकर चल रहे हैं कि जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर बिहार के अंदर चुनाव आयोग हम आपकी बात लेंगे लेकिन ये सीधे हम बीजेपी मुख्यालय के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस वहां पर पहुंच चुके हैं और पुष्प वर्षा से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, ऐतिहासिक प्रदर्शन बीजेपी ने इन चुनावों में किया है। एनडीए का जिस तरह से ऐतिहासिक आंकड़ा आया है ये अपने आप में दिखाता है कि जो वायदे जनता से किए गए थे, जो सुशासन के वायदे थे और जो प्रधानमंत्री में लोगों का विश्वास था, उनके वायदों में विश्वास था, वो साफ तौर पर दिखाई दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में, जनसभाओं में लोग इकट्ठा होते थे, केवल वो इकट्ठा ही नहीं हुए बल्कि एकजुटता से उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है, बीजेपी के
पक्ष में वो आगे आए हैं वो अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी अपनी पैठ जमाने में और एनडीए जो है अपना जनाधार वहां पर और मजबूत करने में जो है कामयाब रहा है। और ये ऐतिहासिक इस लिहाज से भी कहा जाएगा क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी जो है वो दिखाई दी है। और ये जो ट्रेंड है ये अपने आप में, क्योंकि बिहार के नतीजे ये भी कहा जा रहे थे कि जो भविष्य की राजनीति है, अन्य राज्यों की हो चाहे देश की राजनीति हो, उस पर भी उसका काफी असर पड़ेगा। तो वो असर साफ तौर पर दिखाई देता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय से ये दृश्य देख रहे हैं। जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जश्न का माहौल जो है देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। और ये विक्ट्री साइन बनाते हुए जेपी नड्डा, तो ये जो है ये जश्न जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी विजय जी, आप बता रहे थे, जी बताइए। आप मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं बिहार में, इसको हम कांग्रेस गठबंधन के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं। एसआईआर के माध्यम से बिहार चुनाव में क्या गड़बड़ झाला हुआ है, इसका खुलासा हमारे नेता राहुल गांधी जी आने वाले समय में करेंगे। हार के कारणों की हम समीक्षा कर रहे हैं और उसमें अभी तक तो यही हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि चुनाव आयोग, समीक्षा आपने अभी तक की है, एसआईआर को आप जो है स्टार्टिंग से ही निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन एसआईआर के लिए बिहार एक मॉडल साबित हुआ है। और जिस तरह से एसआईआर में एक पारदर्शिता बरती गई, उसमें दावों का भी एक जो है कॉलम रहता है, वहां पर कोई दावे नहीं आए। तो आरोप लगाने से पहले जो सबूत हैं वो भी होने चाहिए, वो नहीं है। अभी तक जो खुलासे किए हैं वही तो कहीं उल्टे नहीं पड़े हैं कांग्रेस के लिए। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो इस प्रचंड जीत के लिए बधाई। और जिस तरह से विजय कौशिक जी आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? सबसे पहले तो बिहार की जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम, जिसने इतनी प्रचंड जीत दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है। और विजय जी की अगर बात करूं तो विजय जी, ये कोई एक इलेक्शन नहीं है। आज चाचा नेहरू जी की जयंती है और उस दिन उनके राहुल गांधी जी ने आज 95वीं हार उनको उनकी जयंती पे गिफ्ट की है। ये केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप ये बताइए, एसआईआर का मुद्दा लेकर के ही तो आप इलेक्शन में गए थे, उसके बाद भी आपको अभी तक की सबसे खराब हार मिली है। अभी भी मेरे ख्याल से 5 से नीचे ही हैं। तो जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने आपके इश्यूज को नकार दिया। कम से कम जनता के साथ जुड़ने की तो कोशिश कीजिए। आपके चक्कर में महागठबंधन पे राहु काल लग गया और उसमें एल साइलेंट है, राहुल काल है एक्चुअली। ये समस्या ये है। और ये बात जब तक कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि लोकतंत्र की जीत है। ये लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के हाथ में सब जगह घूमने से आप कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था रखने वाले नहीं हो जाते हैं। आपके एक्ट बताते हैं, आपके कर्म बताते हैं कि आपकी कितनी आस्था संवैधानिक संस्थाओं में है। आप ये सोचिए ना, आप इस इलेक्शन को छोड़ भी देते हैं तो 94 इलेक्शन राहुल बाबा हारे हैं, उसके बारे में क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जरा ज्ञान दें। जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम दिखाएंगे किस तरह का माहौल है, किस तरह का जो उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब भी कांग्रेस से समीक्षा की बात होती है, आत्मनिरीक्षण की बात होती है या किसी भी तरह के झटके की बात होती है, तो वो इस तरह के मुद्दे लाते हैं जैसे कि एसआईआर का मुद्दा ले आए या संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है? और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह जो है जबरदस्त दिखाई दे रहा है और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह। और ये बीजेपी मुख्यालय के दृश्य हैं जहां पर कार्यकर्ता बेहद उत्साह में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह जो है बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं
जो अपने जोश से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। ये दृश्य जो है देश भर से आए हैं, केवल दिल्ली से नहीं आए, बिहार से नहीं आए, देश भर से आए हैं और राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका वहां पर स्वागत करते हुए। और ये जो उत्साह है ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरह से ऐतिहासिक जीत की जो पटकथा है वो बीजेपी ने लिखी है, एनडीए ने लिखी है बिहार में, और अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा इसे कहा जा सकता है। और उसी को देखते हुए ये जो उत्साह है और ये जो खुशी है ये बीजेपी कार्यालय में दिखाई दे रही है। तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंच चुके हैं और जश्न का माहौल है। इसी जश्न को समझने के लिए श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहेंगे। आपको श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे पास तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वहां हमारी सरकार और वोट चोरी के चलते छीन ली गई। महाराष्ट्र में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश को बताया कि किस तरह से हमारी सरकार वहां छीनी गई। इस तरह से हमें महसूस हो रहा है कि बिहार में हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में पुनः राहुल गांधी जी करेंगे। और हमारी लड़ाई या संघर्ष कम होने वाला नहीं है। हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टी हाईकमान के आदेश अनुसार लगातार वोट चोरी और सरकार चोरी के मुद्दे पर हम सरकार को घेरने में लगे हैं। विजय जी, ये जो वोट चोरी का मुद्दा था राहुल गांधी जी ने उठाया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही मुद्दा आप लोगों पर उल्टा पड़ गया है? तमाम राज्यों की आप बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि खेल हुआ है। क्या वजह है कि जो एग्जिट पोल पर आप आरोप लगाते हैं वो एग्जैक्ट निकल आते हैं और जो आपके आंकड़े होते हैं, जो आपके दावे होते हैं वो सच नहीं हो पाते हैं? महागठबंधन की खींचतान और कांग्रेस के साथ जिस तरह से लगातार जो है, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो या फिर अन्य बातें हो, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था जब महागठबंधन का घोषणा पत्र वहां पर जारी हो रहा था, कांग्रेस वहां से नदारद थी। तो ये खींचतान इस पर क्यों नहीं देखते? ये कितनी बड़ी वजह बनी है वहां पर कांग्रेस की दुर्गति? खींचतान के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये भी है कि राहुल गांधी जी के सलाहकार उन्हें कहीं ना कहीं गुमराह करके कोई ऐसी बात कहलवा देते हैं, जैसे उन्हें जो रिपोर्ट दी गई और जिन वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी जी के द्वारा खुलासा कराया गया, वो मीडिया ने उन तमाम मुद्दों को झुठला दिया। इसका नुकसान हमें बिहार चुनाव में हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जी के द्वारा गलत जानकारी पूरे देश भर में जाने से उसका नुकसान बिहार चुनाव में हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इस तरह का जो रिजल्ट आया है इसकी तो दूर दूर तक खुद भाजपा वाले लोगों को उम्मीद नहीं थी जिस तरह का रिजल्ट आया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ था। कभी भी वो रिजल्ट जो जनता की भावनाओं के अनुकूल ना हो वो सरासर वोट चोरी और सरकार चोरी है। मध्य प्रदेश में हमारे साथ यही किया गया, हरियाणा में यही किया गया, महाराष्ट्र में यही किया गया और अब इसको लेकर एक ठोस नीति राहुल गांधी जी और पार्टी हाईकमान द्वारा बनाई जा रही है। अब तथ्यों के साथ भी रखेंगे और हो सकता है कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी स्पष्ट कर नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं प्रचंड जो संख्या में निकलकर अपने घरों से बाहर आए और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान किया और बिहार जैसे राज्य में जहां पर बहुत शिकायतें आती थी, कहीं से भी पुनर्मतदान की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और जिस तरह से जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनका एक वो उत्साह दिखाई दिया है, वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। कौन सा खुलासा राहुल गांधी करेंगे ये भी हम आपसे पूछेंगे। अकुश श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस के पास क्या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो इस तरह से लगातार जो है कभी किसी मुद्दे पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर या फिर वोट चोरी के आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है? मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है वो भटकी हुई एक राजनीतिक पार्टी है जो ये तय नहीं कर पा रही कि उसको कहां जाना है और किस तरीके से काम करना है। आज ये आलम है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें उसको अपनी कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। कभी एक नीति पर काम करते हैं, कभी दूसरी नीति पर काम करते हैं और राजनीति बार बार कहा जाता है कि राजनीति 24/7 का काम है। ये वो काम नहीं है कि आप टी शर्ट पहन करके 15 दिन टहलें और उसके बाद 1.5 महीना छुट्टी पे चले जाएं। और ये भी आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कह सकते कि राहुल गांधी को
उनके जो सहयोगी हैं या ये जो उनको राय देने वाले हैं, उन्होंने भटका दिया। बुद्धि विवेक हम सबका होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जीत का श्रेय जब आप लेते हैं तो हार का श्रेय भी लेना चाहिए। आपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब खतरे में है, संविधान खतरे की बात कही थी, तो आपने उसका श्रेय लिया था। उसके बाद तो वो कार्ड की हांडी नहीं चढ़ पाई। तो अब और जो मुद्दे आप कहते रहे हैं उस पर भी आपको सोचना चाहिए कि क्या सही तरीके से उठा रहे हैं। अगर राहुल गांधी बिहार में यही मेहनत तो बिहार की मतदाता सूची के लिए करते तो विजय जी ने यह भी स्वीकार किया है कि राहुल गांधी से गलती हुई है, और अगर वो कहते हैं कि उन्हें मिसगाइड किया गया है तो एक नेता के पास वो विजन होना चाहिए, वो विजन नहीं है, ये भी कांग्रेस स्वीकार कहीं ना कहीं कर रही है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के पास। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय जी, हम आपसे बात कर रहे थे और आप बता रहे थे, आपने ये भी स्वीकार किया कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन क्या इस बात की समीक्षा होती है पार्टी के अंदर कि हमेशा ये गलती क्यों होती है, क्यों जो आपके दाम है वो उल्टे पड़ जाते हैं? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में नाराज हैं। ये जब सीट का वितरण हो रहा था या टिकट का वितरण हो रहा था, उस वक्त भी ये बात निकलकर सामने आ रही थी, क्यों नहीं ठीक से समन्वय हो पाया? देखिए, समीक्षा तो सारी होती है पार्टी में हार के बाद भी, लेकिन कार्यवाही नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब जैसे राहुल गांधी जी को जो गलत जानकारियां जिन लोगों द्वारा दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में। उनके सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई जो वोट फर्जी बताई गई थी वो जेन्युइन कैसे निकल आई। क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है उसने एक एक बूथ पर जाकर एक एक परिवार की सच्चाई देश के सामने रख दी, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कार्यवाही क्या हुई? तो जब तक कांग्रेस पार्टी में समीक्षा के बाद में कार्यवाही नहीं होगी, हमारी पार्टी में ये भी आरोप लग रहे हैं चमड़ी और दमड़ी के दम पर जो है टिकटें बांट दी जाती हैं, और जब वो कैंडिडेट हारते हैं तो कांग्रेस सरकार कहां से बनाएगी? या और तमाम तरह के जो आरोप हैं उनकी समीक्षा के बाद में कार्यवाही तो नहीं होती ना। सबसे बड़ी समस्या यह है, जबकि भाजपा में उल्टा है। भाजपा में अगर मोदी जी को कोई गलत जानकारी दे दे और वो जानकारी मोदी जी मीडिया में दे दें, तो आप समझिए वो बंदा भाजपा में नहीं रह सकता जांच के बाद में। नहीं विजय जी, इसीलिए तो कहते हैं कि नेता में एक विजन होना चाहिए। नेता जो हैं उन्हें सच्चाई या उनका जो अनुभव है इतना होना चाहिए, उन्हें पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप विजय जी लगा रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मुझे विजय जी जिस तरीके से बातें रखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से गलती हुई, गलत आंकड़े उन्होंने पेश किए, फिर उन्होंने कहा कि उनके जिन लोगों से गलती होती उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये मतलब राहुल गांधी का विजन में प्रॉब्लम, संगठन की क्षमता में प्रॉब्लम। तीसरी चीज बताई, उनके यहाँ टिकट वितरण चमड़ी और दमड़ी के बेस पे किया जाता है। इसका आशय पूरी जनता समझती, आप समझती, मैं समझता हूँ। तो ये सारी कमियां बता रहे हैं विजय जी, तो इतने अच्छे प्रवक्ता है। मतलब ऐसे नेताओं की कांग्रेस में जरूरत है जो कम से कम अपने नेता को, अपनी पार्टी को आईना दिखा सके। फ्यूचर कांग्रेस का बेहतर हो सकता है अगर विजय जी जैसे नेता उस पार्टी में रहेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस अपना काम करे, हार के रीजन जानने चाहिए ना। कांग्रेस, इसका ये मतलब है कि कांग्रेस कुछ तो गलत बहुत बड़ा कर रही है ना। उसका जो मैं समझता हूं, एक राहुल गांधी की जो गलती होती है, जो विदेश की धरती पर जाते हैं और अपने देश पे सवाल उठाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। सेना पे सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, सेना के अंदर और हर जगह वो जाति ढूंढने निकलने जाते हैं। सेना में जाति ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपराधियों में जाति ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो
कुछ भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लेकर 26 आगे आने वाला है, चल रही है, क्या राहुल गांधी को कुछ ये समझ में नहीं आता कि कोई तो काम अच्छा किया होगा? किसी भी काम को आज तक विपक्ष होकर के अप्रिशिएट किया नहीं किया, तो इन्हें ये सोचना पड़ेगा। इसके अलावा देश की बात हो गई, एजेंसियों की बात हो गई, कोर्ट पे सवाल उठाएंगे। कोर्ट ने उनके ऊपर डाउट किया, चाइना के बारे में उल्टा सीधा बोलते, जिसमें कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई कि वहां पर आप थे। हर जगह ये देश की क्षमता, देश की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसके बाद दूसरा इशू जो मुझे लगता है, दूसरा इशू यह है कि ये हमेशा कहते हैं कि वो बहुसंख्यक के खिलाफ है, हिंदू धर्म के ऊपर हमेशा टिप्पणी करते हैं। इनके पार्टी में जो लोग हिंदू धर्म के ऊपर गाली गलौज करते हैं उनको प्रमोशन मिलता है। अगर किसी ने जय श्री राम बोल दिया था काशी में इनके सामने कि भारत माता की जय, जय श्री राम, तो उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया गया। इनको ये समझना पड़ेगा कि हमारा भारत का जो जनमानस है वो राम के बगैर नहीं हो सकता, वो देश की आस्था के बगैर नहीं हो सकता। तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपने अंदर मंथन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्यवश राहुल गांधी हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये एक और बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप देखिए, बिहार का चुनाव अभी चल ही रहा था, काउंटिंग नहीं आई। हमें जो इंफॉर्मेशन है, 2 दिन पहले वो मस्कट घूम रहे थे, उनकी बहन न्यूयॉर्क चली गई। तो ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, चुनाव टूरिस्ट की तरह नहीं लड़ा जाता है। बिल्कुल कौशल जी, ये हताशा तो विजय जी अभी बता रहे थे कि कुछ गलतियां हुई हैं, वो स्वीकार इस चीज को कर रहे थे। इन्हीं पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, जिस तरह से लगातार बात हो रही है और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने भी कहा कि बहुत सीरियस बिहार के चुनावों को आपने लिया नहीं। एक तो बहुत चर्चा इस बात की ही हो रही थी कि कांग्रेस वहां पर प्रचार के लिए, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं आए हैं, देर से आए। जो आपसी खींचतान जो महागठबंधन के दलों में दिखी, वो भी अपने आप में इसका बड़ा कारण नहीं। क्या वजह है, क्यों आपने बिहार चुनाव को इतना इजी ले लिया, क्यों सीरियस नहीं लिया? कार्यकर्ता भी वहां पर लिया था, इसी वजह से हताश दिखाई दिए। नहीं, पूरा सीरियस लिया था बिहार चुनाव को। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने मछलियां भी पकड़ी वहां मछुआरों के बीच में जाकर, अलग अलग वर्गों की जाकर उनके बीच में आवाज भी उठाई, पूरा सीरियस लिया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है, अभी जो भाजपा प्रवक्ता हमारी कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे थे, वो बिल्कुल जायज है। देखिए, ये देश हिंदुओं का देश है। इस देश का विभाजन हुआ धार्मिक आधार पर, जिसमें मुस्लिमों को पाकिस्तान और अब वर्तमान में बांग्लादेश भी उन्हीं के पास है। फिर भी हमने मुस्लिमों को रहने के लिए यहाँ पूरी जगह दी, मान सम्मान दिया, भाइयों के साथ रखा। अब यहाँ पर अगर हमारी पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि भाई कांग्रेस पार्टी मुस्लिम परस्त है या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए था पूरे देश को कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे लिए हिंदू सर्वोपरि है, हमारे लिए मुसलमानों का भी सम्मान है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, लेकिन हिंदुओं के किसी भी धार्मिक उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। और भाजपा अपने प्रोपेगेंडा में सफल रही। हमारी पार्टी को मुस्लिम परस्त घोषित करने में भाजपा का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कौशिक जी, बीजेपी को जो 36 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीटें हैं, उनमें से 25 हासिल हुई हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, उसका कारण है जमीनी स्तर पर कांग्रेस के साथ हो ये रहा है कि मुस्लिम ये देखता है कि कहां पर कांग्रेस मजबूत है। जहां कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, फाइट में दिखाई देती है, वो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। जहां उन्हें लगता है कि गड़बड़ है, तो फिर कांग्रेस को छोड़कर किसी भी और के साथ चले जाते हैं। इस बात की रिसर्च हमारी पार्टी में हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कहा कि समीक्षा के बाद उन पर काम नहीं होता, उन चीजों पर जिसका नुकसान हमारी पार्टी को झेलना पड़ता है। लेकिन बिहार का चुनाव विशुद्ध रूप से वोट चोरी का है, विशुद्ध रूप से SIR के माध्यम से एक षड्यंत्र का है, जिसका खुलासा आने वाले समय में राहुल गांधी जी करेंगे। कौशल जी, मान तो रहे हैं विजय जी की गलती नेतृत्व में है कहीं ना कहीं, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो बिहार के मतदाता हैं उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को, NDA को चुना है।
नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, विजय जी बहुत साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रवक्ता कम मिलते हैं मुझे। लेकिन विजय जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि एसआईआर के बारे में इतनी सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तरह से कहें एसआईआर हुई है, उसके बाद भी अगर उस पर आपको डाउट है तो फिर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है, अगर कांग्रेस को ऐसा यकीन है, जैसा आपकी बातों से मैं आप चूंकि इतना साफ कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मान लेता हूं, एग्री हूं, तो उसके लिए संवैधानिक रास्ता क्या है? उस लाल किताब ने रास्ता यह दिखाया है कि आप जाकर इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन फाइल कीजिए, एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में पिटीशन फाइल कीजिए। आपके अपने बूथ लेवल पे आपके बीएलओ होते हैं, बीए होते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत दिया है तो कंप्लेन करिए, कंप्लेन करके इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जा करके अगर वहां पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। याद कीजिए, इंदिरा जी ने इमरजेंसी इसीलिए लगाई थी क्योंकि किसी एक आदमी ने, एक बहादुर नेता ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन का को इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद से गिरा दिया था। तो जब संविधान ने हमें इतनी ताकत दी है, जिस संविधान को राहुल गांधी अपने साथ लेकर घूमते हैं, तो संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? आप ये सोचिए, एक आखिरी बार कह के बात खत्म करूंगा अपनी। आप लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जो है गलत मानसिकता के साथ कांग्रेस के पीछे, यह बताइए, जो राहुल गांधी, कांग्रेस और के ऊपर जो भी केसेस हुए हैं भ्रष्टाचार के, वो आपकी सरकार के दौरान हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुए हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी ही केस लेकर के गए थे ना, उसके बाद आप लोग बेल पे चल रहे हैं ना। तो संविधान ने सबको इतनी ताकत दी है, एक कॉमन आदमी को भी इतनी ताकत दी है कि वो प्रधानमंत्री को उसकी कुर्सी से उतार सकता है, उसके बाद भी आप उसका इस्तेमाल न करके आप ये कह रहे हैं कि जंजी जाग जाओ, बांग्लादेश बना दो, श्रीलंका बना दो, नेपाल बना दो, इस तरह की अराजकता की बात करेंगे। और दूसरी चीज, आखिरी चीज, आप ये देखिए, जिस तरीके से डीप स्टेट चाहता है उस तरीके से वहां के प्रोपेगेंडा को, वहां का क्रिस्टोफर की फिलॉसफी है ना कि हिंदुओं को जातियों में बांटो, वो फॉल्ट लाइनर्स है हमारे देश के लिए। चूंकि हिंदू इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, जिसको हिंदू इकोनॉमी कहा जाता था जब वो फ्रेजाइल 5 में थी, तब हिंदू इकोनॉमी कहते थे। आज जब स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी बन रही है और हम पहली इकोनॉमी 2047 तक बनने वाले हैं, तो हिंदू इकोनॉमी नहीं कहेंगे। जब टेररिस्ट का अटैक होता है तो आप उस पर सवाल उठाते हो। इतने दुनिया के 98.7% जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो इस्लामिक विचारधारा से होते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा कि टेररिस्ट इस्लामिक है, लेकिन हिंदू आतंकवाद प्रूफ करने की कोशिश की आपके गृह मंत्री ने, एक नहीं 3 गृह मंत्री ने कोशिश की। तो आपको ये जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये भारत की आत्मा है, भारत का जनमानस है, उसकी आत्मा के खिलाफ जो भी जाएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल विजय जी, बताइए क्यों जो संवैधानिक अधिकार है, जो हथियार है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं? संवैधानिक संस्थाओं पर ही आप सवाल उठा देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश के सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि वो वोट चोरी और इन सब मुद्दों को लेकर ना तो चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इससे बड़ा स्टैंड हमारा क्लियर है कि हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास खत्म होता जा रहा है या खत्म हो चुका है। दूसरी चीज, जैन जी से राहुल गांधी जी को पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के चलते पूरे देश भर में वोट चोरी और इन सारी जो भाजपा के षड्यंत्र हैं उनको बेनकाब करने के लिए हम जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पूरे देश भर में आंदोलन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि विश्वास खत्म होना। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का, राहुल गांधी जी का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम है या खत्म हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि भाई ये लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाए और एक आर पार की मुकम्मल लड़ाई भाजपा के साथ लड़ी जाए। जनता ने तो कहीं ना कहीं नकार दिया है ना, जनता ने शायद इसीलिए नकारा है। संवैधानिक संस्थाओं पर आप अविश्वास की बात कर रहे हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे, विजय जी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी का विश्वास है वो संवैधानिक संस्थाओं से भी उठ गया है और तमाम जो भी जहां पर वो अपील कर सकते हैं सब जगह से उठ गया है, वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। आप बताइए, क्या ये एक बहाना है? क्या आपको लगता है कि इससे जो है आपको टक्कर दी जा सकती है और क्या यही बात कांग्रेस के अगेंस्ट गई है? मैं विजय जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपकी जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, और आप जनता की अदालत में गए, वोट अधिकार यात्रा आपने निकाली, वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद भी आप हारे। आप ये देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी, किसने इंदिरा गांधी जी को गद्दी से उखाड़ कर फेंका था? इसी देश की जनता ने। तो आप जनता के पास गए, जनता ने आपको मुंह की खिलाई, आप वहां पे भी हार गए, क्योंकि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप पे जनता को भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जाना तो आपको जनता के पास ही पड़ेगा। और जनता ने आपको आईना दिखा दिया कि मुझे राहुल गांधी पे, बिहार की जनता को राहुल गांधी भरोसा नहीं है। अदरवाइज आप बताइए विजय जी, 95वां चुनाव हारे हैं, 95, इतने हारने के बाद भी वो कांग्रेस की द्वारा बनाए गए एलओपी कैसे हो सकते? इतनी हार के बाद भी कैसे हो सकते? आप सोच के देखिए ना। तो आपको अपने अंदर मंथन करना पड़ेगा। आप ये समझें कि आप कोई भी भारतवर्ष की कोई भी राजनीतिक दल जो भारत की आत्मा के खिलाफ काम करे, भारत देश की जनता के साथ न चले, उनके मन को ना पढ़ पाए और उसके बाद ये उम्मीद करे कि वो विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश जी को हरा पाएंगे, ये तो सिर्फ सपने में ही हो सकता है। तो मिंगोरी लाल के हसीन सपने वो मस्कट में बैठ करके देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, 140 करोड़ लोग संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करके तो जिंदा है। 144 करोड़ लोगों को, जो 90 करोड़ लोगों को जो घर में खाने को मिल रहा है, इतने सारे लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था मिली हुई है, स्वास्थ्य बीमा मिला हुआ है, इतने सारे लोगों को बिजली मिली है, पानी मिला है, बिहार की इतनी सारी महिलाओं को इतना सारा सिक्योरिटी मिला है। किसकी ये बात करे? जनता है कहां आपके साथ? बिल्कुल जनता में जाइए, पर जनता आपके साथ आए तो। हम भी तो यही चाहते हैं, कुछ तो करिए, लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना अच्छा विपक्ष होगा उतना बेहतर लोकतंत्र होगा, उतना बेहतर हम काम करेंगे। आप हम पे सवाल उठाइए, हम आपसे सीखेंगे अपनी कमियों को, जानेंगे अपनी कमियों को, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। हमें तो यही बताया गया है, संगठन ही सेवा है। और हम तो अटल बिहारी जी थे, आप देखिए विपक्ष में थे, उसके बाद भी आपकी सरकार ने उनको यूएन में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा। एक स्वस्थ लोकतंत्र तो यही होता है, पक्ष विपक्ष एक साथ चले, पर कम से कम देश के डायरेक्शन में तो चलेंगे। देश के खिलाफ कोई चलेगा तो जनता कभी भी उसके साथ नहीं होगी और लोकतंत्र कभी भी उसके साथ नहीं होगा। विजय जी, एक बड़ा सटीक सवाल जो है वो कौशल जी ने उठाया है। 95वीं हार, ये अपने आप में जो है एक बड़ा आंकड़ा है और बड़ा, जिसे कह रहे हैं कि जागने का एक अलर्ट है। क्यों जो है राहुल गांधी कांग्रेस की इस तरह की मजबूरी बने हुए हैं? क्या ये जो परिवारवाद है यही जनता के गले नहीं उतर रहा है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी में नेतृत्व की क्षमता दिखाई देती है, पहली बात। लेकिन आप ही बता रहे थे कि हताश हैं लोग। दूसरी बात, बिहार में भी हताश रहे कार्यकर्ता। अच्छा, मैं सबूत के साथ एक बात बता देता हूँ। बताइए। भाई, जनता ने तो इसलिए गांधी परिवार को सिर आंखों पर बिठा रखा है कि इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान तक की। इंदिरा गांधी जी हों, नेहरू जी भी इस देश की मिट्टी में मिल गए। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा था कांग्रेस का, आपको याद हो, तो उन्होंने इस कारण से छोड़ा था कि उनके साथ उनके सलाहकारों ने धोखा दिया था और जो उन्हें तस्वीर दिखाई गई थी चुनाव की, तस्वीर उसके विपरीत मिली। तो उस झटके को राहुल गांधी जी नहीं सहन कर पाए और उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी अध्यक्ष पद की। लेकिन आज भी परिस्थितियां तो वही है, आज वो सीट से बेशक हटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि परिस्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? जी, परिस्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? परिस्थितियां यूं नहीं बड़े बड़े बदल रही नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। नहीं, क्या वजह है? परिस्थितियां यूं नहीं बदल रही कि संघर्ष के समय में कोई आगे आकर तैयार नहीं है और राहुल गांधी जी ही आगे आगे अपना चल रहे हैं और बाकी सारी कांग्रेस उनके पीछे चल रही है।
और तो बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस? बीजेपी का मुकाबला ऐसे ही करेंगे कि ठंड में भी टी शर्ट पहनकर हम अपनी ताकत का इजहार करेंगे। हम देश को बताएंगे कि भी बाबा बागेश्वर 220 किलोमीटर में जो है कुल बेहोश हो गए और राहुल गांधी जी ने पूर्व से पश्चिम तक का रास्ता नाप लिया। जो उनका इंटरनल स्टेमिना है उसके दम पर हम इस देश में एक नई क्रांति खड़ा करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि भाई संगठन ना होते हुए भी जिस तरह का संघर्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो इस देश की जनता को जिस दिन स्वीकार होगा उस दिन देश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इसके बाद में मुझे कुछ बोलना है क्या? हाँ कौशिक जी, आपसे उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है, कहीं ना कहीं नेतृत्व का भी, नीति का भी, समन्वय का अभाव है। विजय जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर का नाम लेके एक बड़ी बहस भी कौशिक जी छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाबा बागेश्वर एक धार्मिक गुरु हैं, आप उनसे कंपैरिजन करना चाहते हैं? धार्मिक गुरु है या राजनीतिक गुरु है या भाजपा का षड्यंत्र का पार्ट है? विजय जी मुझे बताइए। सुनिए, अच्छा मेरे कुछ सवाल ले लीजिए, आप जवाब दे देना, मैं मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे बताइए, इस देश का हिंदू 500 AQI से 600 AQI से मर रहा है, प्रदूषण से, बेरोजगारी से बर्बाद हो रहा है, महंगाई से बर्बाद हो रहा है, महंगी शिक्षा से बर्बाद हो रहा है। तो उन परिस्थितियों में अगर हिंदू जिंदा रहेगा, मैं तमाम आंकड़े बता सकता हूं, हिंदुओं में फर्टिलिटी के आंकड़े भी घटते जा रहे हैं, मतलब हालात बेहद खराब हैं। हिंदू जितना जाति में बंटकर एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है, अपने आप में ऐसी नजीर कहीं नहीं मिलेगी। तो उन परिस्थितियों में यह कहना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या मोदी सरकार या कांग्रेस भी, मैं दावा करता हूं देश में कोई भी राजनीतिक दल इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहना है, व्यापार करना है, काम धंधे करने हैं, देश को समृद्ध बनाना है, तो हमें हिंदू राष्ट्र की बात त्याग कर सर्वधर्म सद्भाव की बात तो करनी ही होगी। विजय जी, मुझे बताइए, हिंदू अगर जिंदा रहेगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। विजय जी, बिहार की भी अगर बात देखते हैं तो बीजेपी को समर्थन मिला है, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सर्वधर्म समर्थन मिला हुआ है। कौशल जी, ये जो आरोप लगाए हैं, क्या कुछ इसका जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, हिंदू जिंदा रहेगा जब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, बता दीजिए। ठीक। विजय जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राजनीति न छोड़ें, क्योंकि कांग्रेस का क्या होगा, कम से कम कुछ एक लीडर रहेंगे तो कांग्रेस जिंदा रहेगी, इसलिए मैं ये कहीं कतई नहीं चाहता कि आप राजनीति छोड़ें, पहली चीज। दूसरी चीज, सर आपको डाउट है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? भारत हिंदू राष्ट्र ही है। तो मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन जो इसको घोषित करने के लिए बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहे हैं, क्या घोषित किया जा सकता है इस देश को हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र है, लेकिन घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय जी, आप चर्चा को किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो कांग्रेस की दशा है बिहार में, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है वो देश की दिशा को भी तय करेगा, लगातार ये कहा जा रहा है, आगामी कई चुनाव हैं और इससे पहले भी कांग्रेस जिस तरह से सिमट कर आ गई है, कांग्रेस के पास कोई एक जिसे कह सकते हैं कि मजबूत सपोर्ट जो है इस वक्त नहीं है। जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं उनमें भी जो है दो फाड़ दिखाई देते हैं। किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ये बताइए। देखिए, आगे बढ़ने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन फिर वही बात कि समीक्षा के बाद में अगर कार्यवाही ना हो, काम ना हो, तो उन समीक्षाओं का फायदा भी नहीं होता। पूरा देश जानता है अच्छी तरह। तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि नेतृत्व का अभाव है कांग्रेस में, सबकी नहीं सुनी जाती है। भाई, कोई एक व्यक्ति से संगठन खड़ा नहीं होता। संगठन में जब प्रत्येक व्यक्ति, जब तक राहुल गांधी नहीं बनेगा या कांग्रेस का सच्चा सिपाही नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप ये मानिए कि SIR भी बहाना है कांग्रेस का, वोट चोरी का जो बहाना है, जनता ने नकार दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो EVM से गड़बड़ को लेकर है। SIR तो एक बहाना है। चुनाव प्रक्रिया में जो जो घालमेल है उनको राहुल गांधी जी ने उजागर किया है, वो जांच का विषय है। लेकिन भाई, जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें जानकारियां दी गई, उनको उठाना उनका फर्ज था। उन्होंने उठाया कि भी SIR में गड़बड़ है, उन्होंने उठाया कि भी वोट चोरी हो रही है। तो मुद्दे उन्होंने सही उठाए, मुद्दे गलत नहीं है, लेकिन वो मुद्दे क्या सचमुच में जमीनी स्तर के थे? क्या वो उनको सही जानकारी राहुल गांधी जी को दी गई थी? इसकी समीक्षा नहीं हुई, जिसका परिणाम बिल्कुल एक बड़ा सवाल भी है कि जो मुद्दे उठाए गए वो उठाए क्यों गए? कांग्रेस के पास जो जनता के मुद्दे थे वो नहीं थे, क्योंकि आप ही ये कह रहे हैं कि वो मुद्दे थे भी, उनमें संशय है जो चीज उठाई गई। क्या कुछ कहेंगे कौशल जी
ईवीएम पर कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है, ये तो अप्रत्याशित नहीं था कि इस बार भी ईवीएम को कटघरे में लाया जाएगा। देखिए विजय जी जितना बोल सकते हैं उतना बोल दिया, इतना खुल करके अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा कहने को। हाँ, लेकिन विजय जी समस्या क्या है राहुल गांधी के साथ, उन्हें देश की जनता से नहीं जुड़ना है, उन्हें अपनी क्लास जाकर के गंगाधर जी से लेनी है, सैम प्रतोदा जिसको आप बोलते हैं, ठीक, उनको क्रिस्टोफर की क्लास लेनी है, उन्हें डीप स्टेट की कठपुतली बनकर के काम करना है और उनके इशारों पर देश की पॉलिसी को चलाने की कोशिश करना है और देश की जनता को उस डायरेक्शन में लेने जाने का काम मिला है। तो क्या करेंगे, जैसा वहां से पढ़ा दिया जाता वैसे वो चलने लगते हैं। इसलिए आपको गांधी परिवार से ऊपर उठ करके, कांग्रेस बड़ी है कि गांधी परिवार बड़ा है, ये सवाल एक है। दूसरा, कांग्रेस की बात है नहीं ना, राहुल गांधी की बात है, देश सबसे बड़ा है, देश के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, मुद्दा है। सर सुन तो लीजिए, अच्छी बात है, देश हम सबके लिए बड़ा है, लेकिन ये देश लोकतंत्र से चला, इसमें विपक्ष एक में आपकी एक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी है, जिसका संगठन, जिसका अनुशासन ऐसा है जो आपने खुद ही बता दिया। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि राहुल गांधी या गांधी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी की फैमिली, गांधी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कांग्रेस संगठन जो कुछ भी बचा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसीजन लेना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ थोड़ी कर रही। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम विपक्ष में होकर फिर भी हम आपकी कमियों को बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस बेहतर हो, हम चाहते हैं कि विपक्ष बेहतर काम करे, जिससे और बेहतर लोकतंत्र तैयार हो और हम ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाए देश की जनता की, और चीजों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। लेकिन इसके लिए तो कांग्रेस को ही जागना पड़ेगा ना। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, हाईकमांड डिसाइड करेगा। इस तरह का अध्यक्ष बनाते हैं। आपने एक प्रधानमंत्री बनाया था जो सोनिया जी अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी से चलाती थी, रोबोट वाला प्रधानमंत्री बनाया था। क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं था। तो ये सारी चीजें, गांधी परिवार कांग्रेस के थ्रू पूरे देश को अपनी दुकान की तरह अगर चलाने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस परिवार, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उस परिवार को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी पर उंगली उठाने का हक नहीं है आपको। उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, अगर आप कहोगे तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो संन्यास लेने के लिए भी तैयार हैं इस देश के लिए। तो बाबा बागेश्वर के साथ पैदल चलने का कंपटीशन करें, उन्हीं के साथ बोलिए संन्यास। नहीं तो उसमें बाबा बागेश्वर हार जाएंगे ना, उनके सम्मान के लिए वो नहीं चल रहे उनके साथ पैदल। विजय जी, बाबा लोग पहन चुके हैं तो कह दीजिए चले जाए हिमालय में, जरा कैलाश में यात्रा वात्रा कर ले, पूजा वूजा कर ले, राम मंदिर चले जाए, थोड़ी भक्ति कर ले। नहीं, मोदी जी सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी अपनी राजनीति शुरू होने से पहले हिमालय हो आए, राहुल गांधी जी बाद में चले जाएंगे। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है बताइए। विजय जी एक बात बताइए, देश की बात है। विजय जी एक बात बताइए, कांग्रेस के जो सारे समीकरण हैं, जो सारी समीक्षा है, वो राहुल गांधी पर शुरू होकर राहुल गांधी पर ही खत्म क्यों हो जाती है? आप बताते हैं कि राहुल गांधी ने गलत बयानी कर दी क्योंकि उनके सलाहकार ठीक नहीं थे, राहुल गांधी ने एक डिसीजन लिया क्योंकि उन्हें गलत चीज बताई गई थी, राहुल गांधी के तर्क गलत होते हैं क्योंकि उनके पास जो डेटा होता है उनको गलत दिया जाता है। तो अभी तक उन्होंने सुधारा क्यों है? हर बार सुधारा क्यों नहीं? हर बार यही बहाना क्यों दिखाई देता है? अब छठ पर वहां पर गए राहुल गांधी, उन्होंने छठ पर ही सवाल खड़ा कर दिया जो वहां के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। प्रधानमंत्री मोदी से आप तुलना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पटल पर छठ को एक पहचान दिलाई, तो किस तरह से ये तुलना आप कर सकते हैं? क्या जवाब है आपके पास इसका? देखिए, गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि जनता के लिए संघर्ष करने के लिए उन्हें जेल जाकर यात्राएं करनी पड़ी। लेकिन जनता की भावनाएं क्यों नहीं समझ रहे? जनता के लिए नहीं, अपने परिवार को गद्दी पे बिठाने के लिए, राहुल परिवार को, जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश बांट दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए कि भाई बीजेपी इतने दिनों से दावा कर रही है, पिछले 10-12 साल से, कि राहुल गांधी जी को जेल भेजेंगे, जेल भेजेंगे। ये डरे हुए हैं, इनको ये डर है कि राहुल गांधी जी जेल चले गए तो निश्चित तौर पर जनता के दुख दर्द को समझकर जमीनी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। असलियत में तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेसी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को सरकार जेल में भेज दे। वो भ्रष्टाचार भाजपा की रग रग में बसा हुआ है। अरे विजय जी, हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस दिन आदेश आएगा जेल के पीछे चले जाएंगे, जिस दिन आदेश आएगा जेल के पीछे चले जाएंगे। जैसे इंदिरा गांधी जी को गद्दी से उतार दिया गया था। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके ही आप अपनी राजनीति चला रहे हैं, वरना मोदी जी ने जो चुनाव में वायदे किए थे
और गांधी के परिवार के खिलाफ जो जो बोला था आज तक क्या किया है बता दीजिए जरा। आप इस्तेमाल करते हैं, हरियाणा में हमारे नेताओं को आपने फर्जी मुकदमों में फंसा रखा है, राहुल गांधी जी को फंसा रखा है, औरों को फंसा रखा है, फिर आप अपेक्षा करते हैं कि भाई विपक्ष जनता की लड़ाई उस तरीके से लड़े जिस तरह से लड़ना चाहिए। तो भाई अरे तो सर देखिए, अगर सब जगह हमने फंसा रखा है तो कोर्ट है ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, पर कोर्ट में जाते ही फटकार पड़ती है। आप कुछ भी कहते हैं, झूठ भी विजय जी, भरोसा नहीं रहा। आप फर्जी मुकदमे भी कहते हैं, कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है, तो किस तरह से आप भरोसा हासिल करेंगे? दूसरा, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो जनता की भावनाएं समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्यों जो है जनता को गुस्सा दिला देते हैं, क्यों आक्रोश दिला देते हैं, और उसका खामियाजा भी बार बार भुगतना पड़ता है। देखिए, मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपने भाषणों में ऐसे झूठ बोल दिए जो कभी सत्य हो ही नहीं सकते थे। फिर जनता ने इतना प्रचंड विश्वास क्यों दिखाया? मेरी बात तो सुनिए, जनता ने इतना प्रचंड विश्वास क्यों दिखाया, ये बताइए। नहीं, मैंने कहा ना, लेकिन और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, भाजपा मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एनडीए की प्रचंड जीत के बाद, और प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। मोदी 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 मोदी, सब जोरदार, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हम सबके नेता आ चुका है, जोरदार। सभी कार्यकर्ता अपने नेता का अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। इतनी बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की हुई है। सभी कार्यकर्ता जोरदार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव किए हैं केंद्रीय कार्यालय में। प्रधानमंत्री मोदी जी के देख किस प्रकार से भव्यता, मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दोनों हाथ उठा के, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह 200 एनडीए की 4 सीटें जो आई है, ये ऐतिहासिक है। अब यह इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। अपने नेता का किस प्रकार से स्वागत, अभिनंदन केंद्रीय कार्यालय में हो रहा है। कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हृदय से अभिनंदन और वंदन पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। फिर नारा लगाएंगे, मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार राज्यों में विजय भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, एनडीए को हो रही है। ऐसे अपने नेता जो गांव गरीब किसानों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए आप सब आए हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय कार्यालय में आ चुके हैं।
भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी आ चुके हैं। सभी का अभिनंदन और वंदन करते हैं। जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करिए। सभी नेताओं का अभिनंदन करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बस शीघ्र ही मंच पे आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, वह उनको मसीहा के रूप में देखती है। जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और जिन्होंने गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं। गरीब है, किसान है, महिला है, सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्नेह करती हैं, प्यार करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड अलग अलग राज्यों में जीत रहे हैं और बिहार में 204 सीटें एनडीए को जी मिली हैं अभी तक। यह जो रुझान मोदी जी के नारा लगाई है, मोदी जी के कारण। मोदी है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी लगा, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। हम भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में मंच पे भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह का जोरदार अभिनंदन और वंदन तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय हुई है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से, राजनाथ सिंह जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी कार्यकर्ता जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद सभा में उपस्थित हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे